गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आपने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। और मैंने जैसे आपको बोला हुआ था कि आपको नोट और पेन लेके बैठना ही है, केमिस्ट्री पढ़नी है तब नोट और पेन लेके बैठना है, सब इक्वेशन नोट डाउन करना है, सब फॉर्मूला नोट डाउन करना है और उसको प्रिपेयर करना है। ओके, तो आज हम पार्ट 2 लेके आए केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2। उसके अंदर में आज पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन यानी क्या? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नॉन एज अ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको सिंबल और फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट करते हो, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो यहाँ जो जिंक है उसके लिए Zn सिंबल यूज होता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 फॉर्मूला यूज होता है। जिंक सल्फेट आपको मिलता है तो वो ZnSO4 है और हाइड्रोजन के लिए H2। ओके, तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। ये हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशन है बच्चों। ये क्या है? हमारा केमिकल इक्वेशन है। ओके, नॉर्मली केमिकल इक्वेशन वैसे लिखते हैं। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या है? रिएक्टेंट्स है। और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, तो रिएक्टेंट यानी और प्रोडक्ट यानी क्या, वो हमने आगे देख लिया था। विच कंबाइंस और रिएक्ट विथ ईच अदर is known as a reactants and substance produced in a reaction is known as a product बच्चों। ये हमने कल देख लिया। ओके, रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या था, वो हमने पार्ट 1 में देख लिया बच्चों। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो साइन लगाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें एरो साइन लगाना है बच्चों, प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है। अभी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। तो बैलेंस यानी क्या और अनबैलेंस यानी क्या? The balanced chemical equation has an equal number of atoms of a different elements in the reactants and product। यानी reactants and product के अंदर जो atoms है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है Zn एटॉम, रिएक्टेंट के अंदर कितना है? 1। तो प्रोडक्ट के अंदर भी कितना होना चाहिए? 1। हाइड्रोजन H एटॉम कितने हैं? 2। यहाँ भी कितने होने चाहिए? प्रोडक्ट में भी 2। वैसे S का 1 है तो 1, 4 और 4। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया बच्चों। तो बैलेंस करना है हमें, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। कैसे करना है वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। लेकिन बैलेंस इक्वेशन यानी क्या? तो नंबर ऑफ एटॉम्स आर इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटॉम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जो पार्टिसिपेट करते हैं इक्वेशन के अंदर वो नंबर ऑफ एटॉम इक्वल होने चाहिए। ओके, तो अनबैलेंस यानी क्या? तो अनबैलेंस यानी केमिकल इक्वेशन यानी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इक्वल नहीं है, क्या है? अनइक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर इक्वल नहीं है। जैसे कि यहाँ हमने एक इक्वेशन लिखा हुआ है H2 + O2 गिव्स H2O। तो यहाँ आप देख रहे हो H रिएक्टेंट के अंदर 2 है, प्रोडक्ट के अंदर क्या है? 2। तो ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन O के एटम कितने हैं? रिएक्टेंट के अंदर 2 और प्रोडक्ट के अंदर 1 है। तो यानी ये बैलेंस नहीं हो रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके, तो बैलेंस करना कैसे वो हम बाद में पढ़ेंगे पार्ट 3 में, लेकिन बैलेंस होना जरूरी है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम बच्चों पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री क्या है? तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो एटॉम है वो क्रिएट भी नहीं होगा, नया एटॉम क्रिएट नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। जितने हैं उतने ही बैलेंस रहेंगे। उससे हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर बच्चों? तो ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ध्यान रखना है। क्या है? डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नया क्रिएट भी नहीं होता है। ओके बच्चों, आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 9 है, वो आपको पता है। ओके, उसमें से नॉर्मली जो डाई एटॉमिक है यानी 2 एटॉम बन के एक मॉलिक्यूल्स बनता है डाई एटॉमिक, वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडाइन,
ये सब क्या है, डाई एटॉमिक है। और उसके अलावा नॉर्मली यूजुअली सब क्या है, मोनो एटॉमिक यानी सिंगल है, मोनो एटॉमिक यानी सिंगल। उसके अलावा सब क्या है बच्चों, मोनो एटॉमिक यानी सिंगल है बच्चों। समझ में आ गया। तो डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक में पता चल गया। तो डाई एटॉमिक जो हमारे पास नॉन एलिमेंट है उसमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन। डाई एटॉमिक यानी सबके पीछे 2 आएगा, O2, H2, N2, F2, Cl2, Br2, I2 लिखना पड़ता है। वैसे O लिखोगे तो नहीं चलेगा, ये गलत है। ओके, ये इक्वेशन गलत है, यहाँ O2 आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, क्योंकि डाई एटॉमिक है। ओके, और उसके अलावा यूजुअली सब और जो है सब मोनो एटॉमिक यानी बी और सब है वो आप सिंगल लिख सकते हो। Na तो Na ही लिख सकते हो, Na2 की जरूरत नहीं, वो डाई एटॉमिक नहीं है, वो मोनो एटॉमिक है, वो अकेला रह सकता है, उसका एक एटॉम है वो अकेला रह सकता है। जो बैलेंस करना है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया, बैलेंस इक्वेशन किया, ओके, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस इक्वेशन बनाना लिखना पड़ता है, केमिस्ट्री के अंदर बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो उसके अंदर और ज्यादा इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, जैसे कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, जो रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट, और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, एक्वस है, वो लिखना पड़ता है। हीट प्रोड्यूस होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट चेंज, वो भी आपको शो करना पड़ता है इक्वेशन के अंदर। और कंडीशन यानी उसको जो केमिकल रिएक्शन है वो करने के लिए कोई हीट आपको देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती, कुछ प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, कुछ कैटालाइट्स अप्लाई करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, वो हम देख रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, कंडीशन। ओके, तो टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट इंडिकेट करने के लिए सॉलिड के लिए हम क्या लगाएंगे, तो S लगाएंगे बच्चों, लिक्विड के लिए L, एक्वेस के लिए AQ, और गैस के लिए G। एक्वेस यानी सॉल्यूशन मेड इन वाटर, बच्चों याद रखना है, एक्वेस यानी सॉल्यूशन मेड इन वाटर। तो ये सिंबल आपको पीछे पुट करना है, जैसे कि यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है Zn, तो Zn क्या है, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए S लिखा उसके पीछे, H2SO4 एक्वेस सॉल्यूशन AQ, ZnSO4 AQ, H2G, G यानी गैस फॉर्म। ओके बच्चों, तो ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, यानी आपको पता चल जाता है ये क्या है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल यानी प्रिसिपिटेट, जो प्रिसिपिटेट होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी जो प्रिसिपिटेट हुआ उसके पीछे भी हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। जैसे कि यहाँ आप एक एग्जांपल देख रहे हो भाई, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक्वेस है, CO2 गैसियस फॉर्म है, G कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, यानी CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 क्या है, प्रिसिपिटेट है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, PPT यानी प्रिसिपिटेट। तो उसके पीछे S लगेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि वो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म है, इसलिए S लगाएंगे। ओके बच्चों, तो ये भी याद रखना है, अगर प्रिसिपिटेट है तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ओके, फिर हीट, तो हम चेंज इन टेम्परेचर में पढ़ चुके हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन टेम्परेचर, उसमें हीट या तो प्रोड्यूस होता है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहेंगे, इवॉल्व होता है उसके अंदर, उससे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ आप देख रहे हो C प्लस O2 गिव CO2 प्लस हीट, राइट हैंड साइड एक्सोथर्मिक है, तब क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड हीट लिखेंगे। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, तो राइट हैंड साइड यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस होता है। और एक एग्जांपल है हमारे पास मीथेन, बरोबर, मीथेन CH4 गैसियस फॉर्म है, O2G, अभी आपको खुद ध्यान रखना है, जहां G है यानी गैस, S यानी सॉलिड, L यानी लिक्विड, AQ यानी एक्वेस। ओके, CO2G, H2OG, हीट एनर्जी लिखा हुआ है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। ओके, तो जो भी कंबंशन रिएक्शन होता है, जब भी कंबंशन रिएक्शन होता है वो सब क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबंशन यानी जलना, एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कि कंबंशन ऑफ फ्यूल्स, ओके, कंबंशन ऑफ कोल, वुड, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वो सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। ओके, कंबंशन ऑफ फूड
इन आर बॉडी इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड का कंबंशन होता है, जैसे कि ग्लूकोज का कंबंशन होता है, वो भी क्या है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो होता है उसे भी क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि हीट यानी एनर्जी जनरेट होती है। ओके बच्चों, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, रेस्पिरेशन में जब कंबंशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक है। ड्यूरिंग डाइजेशन जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। ब्रोकन डाउन होके सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दिस ग्लूकोज देन अंडरगोज स्लो कंबंशन। तो जो ग्लूकोज होता है वो स्लोली कंबन्स होता है बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन द सेल। जो सेल के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होता है और कंबंशन होता है, और आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, और हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। पता है ना आपको बच्चों रेस्पिरेशन क्या है? तो जो रेस्पिरेशन होता है तब भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी क्या है बच्चों, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना है। तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स of our body to form carbon dioxide and water along with production of energy। वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, तो रेस्पिरेशन इसलिए क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके बच्चों, ओके मैग्नीशियम के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया। मैग्नीशियम को एयर के साथ बंद करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो भी क्या है, हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है? तो एक्सोथर्मिक यानी हीट प्रोड्यूस करना, समझ में आ रहा है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल है उसको डीकम्पोज करना, मैटर, वेजिटेबल मैटर को डीकम्पोज करना। ओके, और उसमें से क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है, जो हम कहाँ यूज करते हैं, फील्ड, खेतर में। ओके, एज ए मैन्यूअर यूज करते हैं। इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो भी एक्सोथर्मिक का ही प्रोसेस है, क्योंकि उसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है बच्चों। ओके, अभी हम देखने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में हम हीट यानी एनर्जी कौन सी साइड लिखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड लिखते हैं। एंडोथर्मिक में क्या करना पड़ता है, हीट आपको एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी टेम्परेचर डाउन होता है, तो हीट एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए उससे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में हम हीट कौन सी साइड लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, रिएक्टेंट की साइड। ओके, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ N2 + O2 गिव्स NO, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। तो उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके बच्चों, ओके समझ में आ रहा है? ओके, तो कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉर्मली डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नॉर्मली बोल रहा हूँ, यूजुअली बोल रहा हूँ। ओके बच्चों, आप ऐसा बोलोगे सर अभी आपने तो बोला कि भाई वेजिटेबल डीकम्पोज होता है और कंपोज बनता है, वो तो एक्सोथर्मिक बोला आपने। ओके, तो मैंने अभी क्या यूज वर्ड किया, यूजुअली, नॉर्मली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नॉर्मली, यूजुअली। ओके, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, उसको हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी यहाँ हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है बच्चों। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। ओके, फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, उसमें भी क्या होता है, सनलाइट, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए उसको भी क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तब क्या होता है, तो हाइड्रोजन फॉर्म होता है एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उससे भी क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे बच्चों, बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ हमारा, तो फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या है, वो हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। तो ये आपको याद कर लेना है। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट यानी कोई भी फॉर्म होता है, लाइट फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है, हीट फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ओके, अभी कंडीशन, अंडर विच कंडीशन, कंडीशन यानी क्या, तो सब रिएक्शन करने के लिए, कोई सब रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाते, कभी कभार क्या होता है, उसको कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है, उसको कुछ टेम्परेचर हीट देनी पड़ती है, या कोई कैटेलाइट्स यानी रिएक्शन फास्ट करने के लिए कोई और कंपाउंड ऐड करना पड़ता है। ओके, वो कैटेलाइट्स यानी क्या बच्चों, तो वो ओनली रिएक्शन को फास्ट करता है, रिएक्शन फास्ट करता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो पोटेशियम क्रोमेट, उसको आप हीट कर रहे हो। ओके, हीट करना है, तो वो हीट करते हैं तो उसके लिए डेल्टा साइन पुट अप करते हैं, कहाँ, एरो के ऊपर, और उसके अंदर MnO2 कैटेलाइट ऐड किया, MnO2 कैटेलाइट ऐड किया, तो क्या फॉर्म हुआ, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। देख रहे हो आप, जो प्रोडक्ट हो उसके अंदर MnO2 का कोई भी एटॉम नहीं दिख रहा है आपको बच्चों। ओके, यानी ये इन्वॉल्व नहीं होता है, ओनली रिएक्शन फास्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो कैटेलाइट क्या करता है, रिएक्शन फास्ट करता है, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है बच्चों। ओके, तो हीट को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एरो साइन के ऊपर हम क्या करेंगे, एरो साइन के ऊपर हम डेल्टा पुट करेंगे, डेल्टा ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, क्या करना है, एरो के ऊपर डेल्टा ड्रॉ करना है, और कैटेलाइट क्या करना है, एरो के ऊपर या नीचे कैटेलाइट जो भी है वो उसको लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो इक्वेशन आपको याद करना है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज हीटेड, हीट करना है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ, डेल्टा ड्रॉ किया, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी MnO2, तो ये क्या हुआ, कैटेलाइट्स, इज इट डिकम्पोज, इससे क्या होता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, और डिकम्पोज होके क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन फॉर्म होता है बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके, तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, अगर कोई आप हीट दे रहे हो, हीट अप्लाई कर रहे हो, रिक्वायर है, हीट की रिक्वायर, तो आप क्या करोगे, डेल्टा ड्रॉ करोगे एरो के ऊपर। ओके, और क्या करोगे, नीचे कैटेलाइट्स लिखोगे, जो भी कैटेलाइट्स आप ऐड करें उसको आपको लिखना है बच्चों। ओके, पता चल गया बच्चों? ओके, यहाँ आप देख रहे हो एक और एग्जांपल, कार्बन मोनोक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोक्साइड। ओके, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तो यहाँ तो आप डेल्टा लिखो या टेम्परेचर की वैल्यू लिखो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ भी प्रेशर भी लिख सकते हो आप, क्यों, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना है। और क्या किया हमने, ZNO और CrO थी, क्रोमियम ऑक्साइड, ZNO यानी जिंक ऑक्साइड। ओके, एज ए कैटेलाइट्स ले लिया है हमने। ओके, तो हमें क्या मिलता है, मिथेनॉल मिलता है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, यहाँ जो आप कैटेलाइट्स ले रहे हो वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो अभी हमने बात की थी भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी यहाँ क्लोरोफिल क्या हो गया बच्चों, क्लोरोफिल हमारा हो गया कैटेलाइट्स, और सनलाइट क्या है, सनलाइट हीट है। टू मेक अ फूड लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट। ओके, तो फूड बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है जो गिवन आउट होता है, यानी
रिमूव होता है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है उसको हम प्रेजेंस करते हैं, उसको हम शो कैसे करेंगे, तो उसको हम शो करेंगे 6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 यानी ग्लूकोज, 6O2 यानी ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? यहाँ सनलाइट यानी हीट लिया हुआ है, क्लोरोफिल एज ए कैटालाइट लिखा हुआ है। ओके, तो आप यहाँ तक जो पढ़े, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका स्टेट लिखना पड़ेगा, भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वेस है। तो यहाँ लिखा हुआ है गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, एक्वेस फॉर्म, गैसियस फॉर्म। ओके, और क्या करना है, अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको राइट हैंड साइड लिखना है, अगर हीट यूज होता है यानी एंडोथर्मिक है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। ओके बच्चों, ओके, और क्या है भाई, टेम्परेचर आप यूज हो रहा है, हीट यूज हो रहा है तो यहाँ आप डेल्टा यहाँ उसका टेम्परेचर लिखोगे। जो कैटालाइट्स है वो आपको भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है कैटालाइट्स, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो ओनली रिएक्शन फास्ट करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो यहाँ तक पता चल गया। तो इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें ये एक्शन लेनी पड़ती है बच्चों, तो ये सब हमें लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन क्या है, इनबैलेंस क्या है, इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इतना हमने किया। ओके बच्चों, अभी बैलेंस कैसे करना है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है। तो आज यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो रीड करो, इसके अंदर और कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। ओके, 2-3 बार रीड करो, सब इक्वेशन, सब फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, बाय।